हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। मैं अपनीत कुमार स्टडी ओपन चैनल पर आपको दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो गाइज, जैसा कि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है गाइज, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर बायोलॉजी के, ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी के टॉप कितने 74 प्लस क्वेश्चन, ठीक है गाइज, यानी कि 74, यानी कि 74%, जो कि धमाकेदार पर्सन है और जो कि आपके हर किसी से, यानी कि रेलवे से लेकर आपके ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी से लगाकर आपके यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि जो अस्थियाँ होती है हमारी, उनका जो अध्ययन होता है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या जियोलॉजी। गाइस, अगर हम बात करें अस्थियों की, तो जो अस्थियों का जो अध्ययन होता है वो किसके लिए द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अस्थियों का अध्ययन की बात चल रही है तो जियोलॉजी नहीं होगा, इसका होगा ऑस्टियोलॉजी। हाँ जी गाइस, ऑस्टियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जेनेटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। शिशु के, महिलाएं के, त्वचा की बीमारी के या वृद्ध के। तो दोस्तों अगर बात करें जेनेटोलॉजी की, तो जेनेटोलॉजी जो संबंधित होता है दोस्तों वो होता है वृद्ध से, यानी कि जो वृद्ध होते हैं व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। जेनेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। पारिस्थितिक विज्ञान, आनुवंशिकी, जननांकिकी या फिर वायरस विज्ञान। दोस्तों अगर हम बात करें वायरस विज्ञान का मतलब इसमें विषाणु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और लेकिन ये जो है ना जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन जो गाइस ये होता है ऑप्शन नंबर सी, जननांकिकी। जननांकिकी में क्या होता है दोस्तों, आपके जो जनन होते हैं, यानी कि जनसंख्या एवं मानव जाति के जो महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई। 4 में क्या कहा, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जरात, यानी कि मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, एक ऐसा जैविक जगत होने वाले कार्य होते हैं, ये गुण होते हैं, पद्धति होती है, जिसके अध्ययन को, ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के लिए क्या कहते हैं, बायोनोमिक। ऑप्शन नंबर ए बायोसोनिक्स, बी है बायोनोमिक्स, सी है बायोनोमी, सी है दोस्तों बायोमेट्री। अगर गाइस देखो इसकी यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बायोसोनिक्स। यानी कि जब भी कभी जीव जगत का जो कार्य, गुण एवं पद्धति होती है, अगर उसका हम ज्ञान मशीनों के द्वारा करेंगे या मशीनी जगत में उसका अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, बायोसोनिक्स कहलाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि जो संस्कृतियाँ होती हैं उनके जो वैज्ञानिक विवरण है के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। इथेनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए, बी है इथेनोग्राफी, सी है इथोलॉजी और डी है दोस्तों इथिक्स। अगर गाइज यहाँ पे हम बात करें तो 5 का क्वेश्चन नंबर ए, इथेनोलॉजी क्या कहते हैं, संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इथेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जंतु विज्ञान अर्थात जियोलॉजी अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, या दोस्तों जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। देखो गाइस, अगर हम बात करें जंतु विज्ञान की, जंतु विज्ञान जूलॉजी हमारा संबंधित होता है दोस्तों, वो होता है जानवरों से, लेकिन वो जानवर दोनों होते हैं, जीवित भी और मृत भी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवित व मृत जानवरों के दोनों का अध्ययन होता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए पक्षी आपका क्या होता है, पैलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, अनर्थोलॉजी या जेनेटिक्स। वंशागति दोस्तों आपकी होती है जेनेटिक्स, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखते हैं अब सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ए पक्षी। पक्षी जो होता है गाइस आपका वो होता है अनर्थोलॉजी। ठीक है गाइस, इसका संबंध होता है अनर्थोलॉजी से। वंशागति जो होती है गाइस वो होती है जेनेटिक्स। पर्यावरण, पर्यावरण होती है दोस्तों आपका इकोलॉजी, और जीवाश्म होता है दोस्तों पैलियोबायोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग आप देखो पक्षी का हो गया 3, यानी कि ए का 3, आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, जो पक्षी होता है पक्षी का जो अध्ययन होता है वो एनर्थोलॉजी होता है, वंशागति का जेनेटिक्स होता है, पर्यावरण का होता है दोस्तों इकोलॉजी, और जीवाश्म का होता है पैलियोबायोलॉजी। क्लियर है गाइस, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं भाई। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है।
वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषण से, बीज से। गाइस अगर हम बात करें पेडोलॉजी की, तो पेडोलॉजी का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वो मिट्टी के अंतर्गत होता है, यानी कि मिट्टी का ही अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। क्लियर गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अभी। वो शानदार प्रश्न है, धमाकेदार। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरिकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में, पीसीकल्चर में। गाइस अगर हम बात कर लेते हैं मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, एपीकल्चर में। किसमें किया जाता है दोस्तों, एपीकल्चर में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पोटोलॉजी, अनिर्थोलॉजी, हार्पेटोलॉजी, इक्योलॉजी। ठीक है गाइस, अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10, सर्पों का अध्ययन कर रहे तो किसके अंतर्गत करेंगे, सर्पोटोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि दोस्त का क्वेश्चन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एगस्ट्रोलॉजी या पेलिनोलॉजी। गाइस अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फूलों के अध्ययन, तो फूलों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहलाता है दोस्तों, फूलों का अध्ययन कहलाता है आपका एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं अभी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मेलकोलॉजी। ठीक है गाइस, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी होता है वो होता है एंटोमोलॉजी, यानी कि कीटों का जो अध्ययन होता है, कीटों के जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13 का सी, क्योंकि एपीकल्चर अभी हमने पढ़ा था मधुमक्खी से संबंधित होता है, और रेशम कीट का जो पालन कहते हैं उसे बोलते हैं हम सेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हमारी फलों का अध्ययन होता है, फूल उसमें जो आते हैं, और फ्लोरिकल्चर में स्पेशल फूल का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं भाई। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर ए सिल्क, बी केंचुआ, सी शहद, डी अंगूर। तो गाइस अगर बात करें हम विटीकल्चर की, तो विटीकल्चर के अंतर्गत जो अध्ययन होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी अंगूर का, यानी कि अंगूर का अध्ययन ही क्या कहलाता है हमारे लिए, विटीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एपीकल्चर, शहद की मक्खी, बिल्कुल सही बात है। सेरिकल्चर की अगर हम बात करें तो सिल्क वर्म, बिल्कुल ठीक है। पीसीकल्चर, लाख का कीड़ा, नहीं, पीसीकल्चर में लाख का कीड़ा नहीं होता है। हर्टिकल्चर फूल से संबंधित होता है दोस्तों। पीसीकल्चर अभी हमने पढ़ा था ऊपर, देखो किसके लिए होता है, ये रेशम कीट पालन के, तो ये लाख वर्म के लिए, लाख का कीड़े के लिए नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें कौन सम्मिलित नहीं करेगा, सी नहीं करेगा। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं भाई। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है मानव की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो बी आंसर है वो आपका सही होगा, शब्दकोश के संयोजन से। यानी कि जो लेक्सिकोग्राफी होती है उसका जो संबंध होता है वो किससे होता है दोस्तों, वो शब्दकोश के संयोजन से होता है। यानी कि जो शब्दकोश होते हैं उनका जो जोड़ना, एक तरीके से संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, वो तो उनसे होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं भाई। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, ठीक है गाइस, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। मेरे हिसाब से जो पेलियो होता है, पेलियो वनस्पति, उसके अंतर्गत हम इनमें से किसी का भी अध्ययन नहीं करते, तो ये हो जाता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है ट्रैप वर्म, ठीक है गाइस, ट्रैप वर्म, ट्रेड वर्म, सिल्क वर्म या अर्थ वर्म। अगर हम बात करें वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्थ वर्म। कौन सा होता है दोस्तों वर्मी कल्चर में, अर्थ वर्म आपका संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं भाई। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, यानी कि फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर तो देखो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एक होता है, लेकिन जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट होता है पूरा, ठीक है गाइज। तो ये साइकोलॉजी इसमें क्या हो जाएगा, बेमेल शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं अभी, बहुत शानदार प्रश्न है। निम्न से कौन सी जोड़ी सुमेलित है शब्द और अर्थ के अकॉर्डिंग हमें बना। लेक्सिकोग्राफी मतलब दोस्तों शब्दकोश का संकलन इसके अंतर्गत होता है, बिल्कुल होता है। फिलॉलॉजी डाक टिकटों का संग्रह नहीं होता। एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन नहीं होता। आइकोनोग्राफी कीट पतंगों, ये भी नहीं होता। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि जो लेक्सिकोग्राफी होती है वो किससे संबंधित होती है, शब्दकोश के संकलन से संबंधित होती है, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं भाई। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधिया को कहते हैं वृद्ध अवस्था,
एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं ऑन्कोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, अनार्थियोलॉजी। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का बी, जेरेंटोलॉजी। यानी कि जो वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में जो ज्ञान प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम जेरेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मृदा विहीन पादप संवर्धन होते हैं, पादप में कलम लगाना होता है, सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण। तो गाइस इसकी अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो होती है ऑप्शन नंबर ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं गाइस। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर। तो गाइस इसकी बात करेंगे जहाँ पे सब्जियों का अध्ययन होता है, उन वृक्षों को हम क्या कहते हैं? पौधों के लिए क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ओलेरिकल्चर के अंतर्गत होता है किसका? सब्जी का। फ्लोरिकल्चर के लिए दोस्तों सब्जी का अध्ययन, फूलों का अध्ययन होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। फिलाटेलिस्टा क्या करता है? सिक्के जमा करता है। ऑप्शन नंबर 24 का ए है, ऑप्शन नंबर ए। बी डाक टिकट जमा करता है। सी पक्षियों की तस्वीरें जमा करता है। सी पंख जमा करता है। अगर दोस्तों बात करें फिलाटेलिस्टा क्या करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 24 का बी, ये डाक टिकट को जमा करता है। फिलाटेलिस्टा क्या करता है दोस्तों? ये डाक टिकट को जमा करता है। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी क्या है? पत्थरों पर लिखने की कला, गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। ठीक है गाइस, दो ऑप्शन और देखते हैं भी कौन से हैं। कार्बन विधि से पत्थरों की आयु ज्ञात करना, गृह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना। तो गाइस अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लिथोट्रिप्सी क्या होता है, तो लिथोट्रिप्सी जो होती है दोस्तों वो होता है आपका गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना। किसके द्वारा तोड़ना गाइस? किरणों द्वारा तोड़ना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं भाई। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए, संरचना, आनुवांशिकता एवं विचरण। तो अगर हम बात करें जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकता और विचरण का। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं भाई। जीर्ण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो गया भैया आपका, बी है एथेनोलॉजी, सी है एंथ्रोपोलॉजी, डी है एनेटोलॉजी। गाइस अगर हम बात करें, अभी हमने किया था कि जब वृद्धावस्था होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं भाई। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खेती और खेती का नामकरण। फूलों की खेती, ठीक है, जो सा सही नहीं है हमें वो बताना है गाइस। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर होती है, बिल्कुल ठीक बात है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, बिल्कुल होती है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी होती है। लेकिन जो सब्जियों की जो खेती होती है वो हॉर्टिकल्चर नहीं होती दोस्तों, वो क्या होती है? वो आपकी ओलेरिकल्चर होती है। ठीक है गाइस, कौन सी होती है भैया? ओलेरिकल्चर। यानी कि जो ओलेरिकल्चर है वो होती है आपकी इसकी खेती। किसकी खेती दोस्तों? सब्जियों की। तो ये हो जाएगा गाइस, इसका आंसर जो हो जाएगा सी, यानी कि सी जो ऑप्शन है आपका वो सही नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं भाई। कीट संवर्धन यानी कि कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। गाइस अगर हम बात करें 29 में कीट संवर्धन क्या है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। क्या गाइस? ये कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं अभी। एक्पो जीव विज्ञान में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 30 का ए, जीवित जीवों का बाह्य लक्षण द्वारा, पृथ्वी की सतह पर जीवन, वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। तो गाइस अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो अध्ययन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या किसके अंतर्गत किया जाता है? एक्पो जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं भाई। निम्न में से कौन सा स्त्री हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एड्रोजन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। कहते हम बात करें यहाँ पर स्त्री हार्मोन की, तो जो स्त्री हार्मोन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन पुरुष, ये बाकी जो होते हैं पुरुष हार्मोन्स होते हैं। ठीक है गाइज, तो एस्ट्रोजन क्या होता है दोस्तों? एस्ट्रोजन होता है आपका स्त्री हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ में, बी कलकत्ता में, सी मैसूर में, डी हैदराबाद में। गाइज अगर हम बात करें बीएसआई का जो मुख्यालय है यानी कि बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया,
इसका मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। ठीक है गाइस, कहाँ पर है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 की तरफ चलते हैं भाई। 33 में क्या कहा? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण, कोशिका भित्ति के कारण, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कोशिका कला के कारण, डी है केंद्रक नाभिक के कारण। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? बैक्टीरियम की, विषाणु वायरस की, कवक द्रव्य की या खमीर की? तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कवक द्रव्य है उसकी जो है सबसे छोटी क्या होती है दोस्तों? सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, ये हो जाएगा कवक द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? यानी कि निम्न में से वो कौन सा है? ठीक है गाइज, किस व्यक्ति ने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? ऑप्शन नंबर ए आर्थर कोनवर्म ने, बी हरगोविंद खुराना ने, सी नीरेनबर्ग ने, डी वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसका ए आर्थर कोनवर्म ने क्या किया था? सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं दोस्तों। होम्योपैथी के संस्थापक है सैमुअल हानीमैन, हिप्पोक्रेटिस, चरक सुश्रुत। तो गाइस इसकी जो बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सैमुअल हानीमैन क्या है? होम्योपैथिक के संस्थापक होते हैं, यानी कि जो होम्योपैथिक जिसके द्वारा हम इलाज करते हैं, होम्योपैथिक एक मेडिसिन के रूप में होती हैं, तो उसके जो जनक थे वो संस्थापक थे, वो थे कौन? सैमुअल हानीमैन। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं भाई। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं लिम्नालॉजी, हार्पिटोलॉजी, गैलाकालॉजी, अनर्थोलॉजी। तो दोस्तों पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी अनर्थोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। क्या होता है दोस्तों पक्षियों के अध्ययन का वैज्ञानिक अध्ययन? अनर्थोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं दोस्तों। जोनास साल्क ने किसके लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? पोलियो के लिए, बी है हेपेटाइटिस के लिए, सी टाइफाइड के लिए और डी है दोस्तों हैजा के लिए। बात करें हम जोनास साल्क, तो जोनास साल्क ने जो दोस्तों आपका जो है एक वैक्सीन का आविष्कार किया था, तो वो वैक्सीन किस रोग के लिए थी? वो थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पोलियो के लिए। किसके लिए किया था गाइज? वो पोलियो के लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 की तरफ चलते हैं। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान हैं ओडोंटोलॉजी, अनॉर्थोलॉजी, फिनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। तो गाइज इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39 का ए ओडोंटोलॉजी जो होता है दोस्तों वो दांतों से संबंधित विज्ञान होता है। किससे संबंधित होता है दोस्तों? दांतों से संबंधित विज्ञान होता है। अनॉर्थोलॉजी आपका पक्षियों से संबंधित होता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। प्राणियों, इसमें लिखा हुआ है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम में प्रयुक्त भाषा है फ्रेंच, ठीक है गाइज, जर्मन, लैटिन या डच। तो गाइज इसका अगर हम बात करें प्राणियों, ठीक है दोस्तों, ये प्राणियों की बात चल रही है, तो प्राणियों से जो संबंधित होता है, प्राणी के जो वैज्ञानिक नाम में प्रयुक्त भाषा है वो होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन सी भाषा होती है? लैटिन भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है दोस्तों? लैटिन भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है। जीवन का भौतिक आधार कहलाता है कोशिका, ए बी है केंद्रक, सी जीव द्रव्य, डी क्या है दोस्तों? कोशिका द्रव्य। जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कि जीवन का भौतिक आधार कहलाता है जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 42 किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया है? ग्रोगर जॉन मेडल के, ठीक है गाइज, या सीकोरेंस के, ऑप्शन नंबर 2 और देख लेते हैं भाई, एजे मूलर के, डब्ल्यू वाटसन के, या इनमें से कोई। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42 का एजे मूलर, 42 का सी, यानी कि एजे मूलर ने एजे मूलर ने क्या कहा था भाई? इसे कहा था कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया था। तो जेनेटिक्स जो कहा था दोस्तों किसने कहा था? एच जे मूलर ने कहा था। ठीक है गाइस, किसने कहा था भाई? एच जे मूलर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं भाई। सेलुलर तथा गालिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका नई दिल्ली में, बी पटना में, सी जयपुर में, डी है गाइज आपका चेन्नई में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सेलुलर तथा गोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित होते हैं दोस्तों? अब तो वो हैं आपके ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स CDFTD अवस्थित है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, बी बेंगलोर में, सी दिल्ली में और डी है गाइज आपका चेन्नई में। तो गाइज इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर स्थित है ये? आपका हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं गाइज।
45 में क्या कहा, निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर ने, बी एमजे स्लाइडेन एवं टी वासवान ने, सी है दोस्तों रॉबर्ट हुक ने, और डी भी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। तो इसका जो ऑप्शन है गाइस वो गलत हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन जो इसका जो आंसर होगा हम बात कर लेते हैं वो होगा ये एमजे स्लाइडेन एवं टी वासवान ने क्या किया था, इन्होंने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं दोस्तों। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कानवर्ग ने, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है गाइस, बी है जॉनसन ने, सी है वेटसन ने, और डी है ओचोया ने। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था गाइस, वो किया था ऑप्शन नंबर ए कानवर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। अनुवांशिक इकाई है, ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र, बी सिस्टोन, सी डीएनए या डी जीन। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीन की। अनुवांशिक जो इकाई है वो किसकी है गाइस, वो हो जाएगी आपकी जीन की। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा दोस्तों, 48 में कहा निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया की, ठीक है गाइस, बी ब्रेड मोल्ड की, सी माइकोप्लाज्मा की, और डी है दोस्तों वायरस की। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 48 का सी माइकोप्लाज्म की, ठीक है गाइस, किसकी है ये जो है माइकोप्लाज्म की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल ने, बी डार्विन ने, सी लैमार्क ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रेगर मेंडल ने। यानी कि आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं दोस्तों। श्वसन है अपचयन कैटाबोलिक प्रक्रिया, उपचयन एनाबोलिक प्रक्रिया, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात कर लेते हैं श्वसन की, जो श्वसन होता है वो होता है अपचयन, ऑप्शन नंबर ए कैटाबोलिक प्रक्रिया होती है आपकी, अपचयन की जो प्रक्रिया होती है वो श्वसन से संबंधित होती है, ठीक है गाइज। फिर क्वेश्चन नंबर आपके 51 की तरफ चलते हैं। चलिए, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है, ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी है, बी अनुवांशिकी है, सी एनाटॉमी है, डी कोशिका विज्ञान है। तो गाइज इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 51 का ए पारिस्थितिकी है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव और वातावरण, ठीक है, के बीच जो संबंध को बताती है वो क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी होती है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं दोस्तों। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का, कोशिका का, निट्टा का अध्ययन, मांसपेशी का। तो इसमें जो होता है जेनेटिक्स में वो अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है दोस्तों, आपका वो जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं अभी। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट किया जाता है। 53 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कोशिका भित्ति से, माइटोकॉन्ड्रिया का, केंद्रक का, प्लाज्मा झिल्ली का। तो गाइस अगर हम बात करें वनस्पति कोशिका प्राणी कोशिका में जो अंतर है वो किसकी उपस्थिति किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति की वजह से ही वो अंतर जो है उसकी उपस्थिति देखी जाती है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 54, गेमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने, बी मेंडल ने, सी रदरफोर्ड ने, डी मेंडलीफ ने। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा 54 का वो हो जाएगा बी। 54 का बी क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेंडल। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था दोस्तों, मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं दोस्तों। उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तकों का, बी विषाणुओं का, सी जीवाश्मों का, डी कीटाणुओं का। तो गाइस इसमें जो अध्ययन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए उत्तकों का। उत्तक विज्ञान को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिस्टोलॉजी भी इसको बोलते हैं, ठीक है गाइस। इनके उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। अनुवांशिकी किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिकता से, बी रक्तचाप से, सी पाचन तंत्र से, डी श्वसन तंत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिकता से। यानी कि जो अनुवांशिकी है वो किससे संबंधित होती है, वो अनुवांशिकता से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं दोस्तों। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए मेंडल ने, बी डार्विन ने, सी एच.जी. खुराना ने, डी कार्लेटन ने। तो गाइस अगर बात करें जेनेटिक कोड की जो खोज थी वो किसने की थी दोस्तों, वो की थी एच.जी. खुराना ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं अभी। पौधों के वृद्धि करने वाले भागों में कौन सा उत्तक मौजूद रहता है, ऑप्शन नंबर ए विभज्य उत्तक, बी स्थायी उत्तक, सी जटिल उत्तक, और डी होता है दोस्तों इनमें से
कोई। तो गाइस इसकी अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए होता है विभज्योतक, ये क्या करता है, पौधों में वृद्धि करने वाले भागों में, पौधों की भी जो होते हैं उनमें जो वृद्धि करने का कार्य करता है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 59, पौधों के सभी भागों में पानी तथा खनिज लवण किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जाइलम द्वारा, बी कोलेनकाइम द्वारा, पेरेनकाइम द्वारा या फ्लोएम द्वारा। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जाइलम द्वारा। क्या होता है, पौधों के सभी भागों में पानी तथा खनिज लवण पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। पौधों में पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है? यानी कि पौधों में जो पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर दृढ़ोत्तक, बी विभज्योतक, सी जाइलम या डी फ्लोएम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं दोस्तों। जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका, बी उत्तक, सी अंग, डी अंगतंत्र। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाती है दोस्तों? एक कोशिका कहलाती है। कि जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई है वो क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी कोशिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं गाइस। जीवन का भौतिक आधार कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका, बी केंद्रक, सी जीवद्रव्य, डी है दोस्तों कोशिका द्रव्य। तो गाइस अगर हम बात करें कि जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी जीवद्रव्य आपका कहलाता है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हुए डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए कार्नबर्ग ने, बी जॉनसन ने, सी वैटसन ने, डी ओचोया ने। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्नबर्ग के अनुसार डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हुए रेशम के कीट का पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एपीकल्चर, बी हर्टिकल्चर, सी पीसी कल्चर, डी है सेरीकल्चर। तो गाइस अगर हम बात करें रेशम की कीट का जो पालन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी सेरीकल्चर। क्या कहलाता है गाइस? वो ऑप्शन नंबर डी सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं भाई। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए चिड़ियों से, बी कोशिका संरचना से, सी शरीर संरचना और वातावरण से, और डी तंतु से। तो गाइस जो पारिस्थितिकी विज्ञान जो इकोलॉजी है उसका जो संबंध है वो किससे क्या है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शरीर संरचना और वातावरण से। किससे है दोस्तों इसका संबंध? शरीर संरचना और वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं अभी। 66 में कहा निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जीन संश्लेषण के लिए, बी प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सी नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण के लिए, और डी है दोस्तों आरएनए का संश्लेषण। तो भाई इसमें जो है हरगोविंद खुराना को जो किस आविष्कार के लिए सम्मानित वो किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को आविष्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 में चलते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लेमार्क ने, बी डार्विन ने, सी मेडल ने, डी अरस्तु ने। तो गाइस सबसे पहले की बात चल रही है तो बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले वो किसने किया था? वो किया था ऑप्शन नंबर ए लेमार्क ने। किसने किया था दोस्तों? वो लेमार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 68 में क्या भारत का केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है? कि जो भारत है, भारत का केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, बी बेंगलोर में, सी चेन्नई में, और डी लखनऊ में। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है भैया? भारत का केंद्रीय औषधि शोध संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 69 में क्या कहा? पादपों तथा प्राणियों में अंतर यह है कि चलन होता है, उपापचय होता है, स्थानगत निरंतर वृद्धि होती है, या अपचय होता है। दोस्तों अगर हम बात करें पादपों तथा प्राणियों में अंतर की तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इसमें स्थानगत निरंतर क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं दोस्तों। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मत्स्यों का, बी सरीसृपों का, सी है स्तनधारियों का, और डी है दोस्तों कीटों का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70 का डी यानी कि कीटों का। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वायु को शुद्ध करता है? ऑप्शन नंबर ए पादप, बी मनुष्य, सी ऑक्सीजन, और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 71 का वो हो जाएगा ए पादप। यानी कि पादप क्या करता है दोस्तों? वायु को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं दोस्तों। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या माइकोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं शैवालों के अध्ययन से जुड़ी। शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है आपका
बी फाइकोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 73 में क्या कहा आपका कि प्रोसिपिस जुलीफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। इसका सार उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। इनमें से कोई तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, कि जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को ये कम करने लगता है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 74 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन से एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नोस्टाक, बी एनाबिना, सी एजेटोबैक्टर, सी है माइकोराइजा। तो गाइस एक जीव ऐसा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजा। ठीक है गाइस। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप मोस्ट 74%। आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि ये प्रश्न आपको बायोलॉजी के बहुत ही शानदार और समझ में भी आएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और ये प्रश्न समझ में आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी आपके साथ जो दोस्त हैं, भाई बहन जो पढ़ रहे हैं, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।